स्वागत है दोस्तों आपका ITI क्लासेस 24 में। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है और इसके सारे बेसिक चीज़ों को जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जीएस ओम था। उन्होंने इस नियम को दिया है, इसीलिए इसको ओम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी बंद परिपथ में, जैसे ये यहाँ एक परिपथ दिखाया गया है, ये क्या है, क्लोज है। तो किसी भी बंद परिपथ में धारा, जो बहने वाली धारा है, उसमें जो चालक का प्रतिरोध है और उस पर जो लगाई गई वोल्टेज, इन तीनों के बीच में रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या कहता है, 1 मिनट। ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे ताप हो गया या दाब हो गया, ये स्थिर रहनी चाहिए, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी चालक में अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर है तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी उस चालक के सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। तो मतलब क्या हुआ, I प्रोपोर्शनल टू V। या इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं कि इस चालक में जो भी बहने वाली धारा होगी और जो इसके सिरों पे लगाए गए वोल्टेज होंगे, इन दोनों के बीच एक स्थिर अनुपात होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V/I इक्वल टू एक स्थिरांक लिख सकते हैं। ये स्थिरांक क्या होगा, हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी। इसका मतलब होगा V/I, और जब ये समानुपाती है, समानुपाती की जगह पर हम लोग क्या एक कांस्टेंट ले लेंगे R, तो V/I बराबर R हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं कि समानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती ये क्या चीजें होती है। समानुपाती का मतलब हो गया, यदि कोई दो संख्याएं आपस में समानुपाती हैं तो x प्रोपोर्शनल टू y लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहली संख्या बढ़ रही है तो इसके कारण ये दूसरी संख्या भी बढ़ेगी। अगर ये संख्या घट रही है तो इसके कारण ये संख्या ये भी घटेगी। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा, अगर इसको लिखा जाता है x प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब ये होगा, अगर पहली संख्या घट रही है तो दूसरी संख्या बढ़ेगी, और पहली संख्या अगर बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घटेगी। ये ऊपर की तरफ है तीर है, तो इसका मतलब ये संख्या बढ़ रही है, और जहाँ नीचे की तरफ तीर दिखाया गया हो उसका मतलब होगा ये संख्या घट रही है। तो आप काफी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अब वापस आते हैं हम लोग इस परिपथ में। यहाँ से हमें V/I बराबर R निकल गया, इसका स्थिर मान होता है। इस R को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। इसको अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस फार्मूले को याद रखने के लिए हम एक ट्राइंगल का यूज करते हैं, त्रिभुज का। इसमें क्या होता है कि इस तीन राशि में से किसी भी दो राशि की वैल्यू दी रहेगी, जिसमें आपको एक राशि का मान ज्ञात करना रहेगा। तो हम इसको ट्रायंगल से आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हमें V का मान ज्ञात करना हो तो V को ढक लेंगे, उसके बराबर क्या दिख रहा है आपको, I और R। तो यहाँ क्या लिखेंगे, I R। ऐसे ही अगर जो I को हम लोग ज्ञात करना होगा तो I को ऐसे ढक लेंगे, कितना दिख रहा है, V/R। तो यहाँ से लिख लेंगे V/R। ऐसे अगर जो R को आपको ज्ञात करना तो R को ऐसे ढक लेंगे, कितना हो जाएगा, V/I। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, V/I। यानी यहाँ से हमारे कितने फार्मूले बन गए, 3। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। और इन्हीं तीन ही फार्मूलों से यूज करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी दो वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू से आपको फाइंड करना रहेगा, और इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में अभी हमने देखा था, पिछले वाले पार्ट में, कि V/IR और ये I बराबर V/R, इसमें हम लोगों ने रिलेशन देखा था। इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं पावर में भी। इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग पावर को कैसे याद रखते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति। ये क्या होता है, ये जो है कार्य करने की दर को दर्शाता है। मतलब हम कोई कार्य कितने समय में कर ले रहे हैं, ठीक है, ये दिखाता है। तो यहाँ से कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, और दर यानी समय कर सकते हैं सेकंड, तो इसका मात्रा हो जाएगा जूल पर सेकंड। और इसको हम लोग P बराबर V/I भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम ट्राइंगल फॉर्म में लिखते हैं, ये P होगा, ये I होगा, ये V होगा। मतलब अगर जो हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ P को ऐसे यहाँ ढक लेंगे, तो कितना दिख रहा है हमको, I × V, यानी कितना हो जाएगा, ये P बराबर V और I का गुणनफल हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो हम लोग को I अगर फाइंड करना कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है P/V, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P/V। ऐसे ही अगर जो हम लोग को V ज्ञात करना होगा तो V को ढक लेंगे, तो कितना हो जाएगा, P/I। तो यहाँ से हम लोग P/I
आई। यानी कभी भी जब हमारा एक सिंपल सर्किट देगा तो उसमें V बराबर आई आर से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, या तो वहाँ पे आपको पावर याद करने के लिए कर देगा। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले वाले जो तीनों बताए वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं कि P के कितने कितने डिफरेंट फार्मूलों में आता है। तो यहाँ से अगर जो P बराबर जो हम वी आई लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम V के जगह पे ये जो ओम के नियम के अनुसार आया था V बराबर आई आर, तो यहाँ पे हम लोग V इक्वल टू आई आर लिख देंगे, और पहले से आई है तो आई में आई का गुणा होगा कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो यानी एक फार्मूला ये भी बन गया। वैसे P बराबर वी आई, और यहाँ पे V है, फिर आई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं V बट्टे आर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, V वही रह गया, और आई की जगह पे हम लोग लिख दिए V बट्टे आर बराबर कितना हो गया, V का V में गुणा होगा तो V स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे आर। तो यानी ये फार्मूले कितने फार्मूले हो गए, 1 2, और ये P बराबर वी आई 3, और यहाँ से P बराबर W बट्टे 3। यानी हमारे 4 फार्मूले यहाँ से निकले, और इसके पहले वाले से 3। मात्रक यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ विभव है तो उसका क्या हो जाएगा वोल्ट, धारा है तो उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और ये यहाँ से एक शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वाट बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम कहाँ कहाँ नहीं लगता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ओम का नियम कहाँ कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ओम के नियम की सीमाएं, यानी ओम का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। ठीक है, निम्न स्थितियों में ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं A B C D, इन तीनों चारों अवस्थाओं में क्या होगा, ओम का नियम लागू नहीं हो सकता। ठीक है, इनमें हमारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आर्क लैंप हो सकता है, निर्वात वाल्व हो सकते हैं, जहाँ जो भी धातु गर्म होने वाली धातुओं में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो वहाँ नहीं सकते। इसका कारण यह है कि जब भी हम कोई धातु अगर जो गर्म होती है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, इस वजह से यानी V बटे आई का अनुपात जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, हमारे जितने अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर और दिष्टकारी, यानी दिष्टकारी का मतलब ऐसी डिवाइस जो हमारी AC को क्या करती है DC में चेंज कर देती है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ओम का नियम लागू नहीं होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ओम का नियम जो है AC और DC दोनों के लिए लागू होता है। अगर हम बात करें DC के लिए तो DC में लिखा जाता है V बराबर आई आर। ठीक है, यानी आई और रेजिस्टेंस के बीच। अगर जो हम AC की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा V बराबर आई इंटू जेड। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें बताया जाता है V प्रोपोर्शनल टू आई होगा कि आई प्रोपोर्शनल टू V होगा। इसमें काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले पार्ट में। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें जैसे ये 4 विकल्प दिए जाते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू V, आई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v, V प्रोपोर्शनल टू आई और स्मॉल v प्रोपोर्शनल टू आई। इन चारों में पूछता है कि कौन कौन सा ओम के नियम के अनुसार सही है, जबकि ये आपका सर्किट वहाँ दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉज और इफेक्ट के बारे में, कि कॉज का मतलब होता है कारण, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कारण और प्रभाव क्या क्या होते हैं। ऐसे हमको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्विच बोर्ड है और उसे क्या होते हैं, हमारे पंखे और लाइट जुड़े होते हैं, बल्ब। तो क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ही हमारा पंखा या बल्ब चलता है या तो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कारण यहाँ पे क्या हुआ, स्विच, यानी स्विच जब भी हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, या तो पंखा ऑन हो रहा है या तो ऑफ हो रहा है, या तो बल्ब जल रहा है या तो बुझ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हम जो क्या अगर आपको पढ़ा रहे हैं तभी आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे, हम कारण हो जाएंगे, और हमारे पढ़ाने की वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पे ये आप प्रभाव में आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे अगर जो हम सर्किट में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ वोल्टेज
अप्लाई किए हैं, तो जिसकी वजह से सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, करंट आई के फ्लो होने की वजह से यहाँ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है स्मॉल वी वोल्ट। ठीक है, तो इन्हीं को हम रिलेशन में देखते हैं कौन कौन सा इस रिलेशन में सही हो रहा है। यहाँ पे लिखा है आई प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब क्या आई प्रभाव है और क्या वी कारण है। तो देखिए, अगर वी नहीं होता तो आई फ्लो नहीं होता, धारा फ्लो नहीं होती, तो क्या लिखते हैं, धारा क्या कर रही है यहाँ पे, निर्भर है किस पे, वी पे। तो आई निर्भर है वी पे, यानी वी जब तक रहेगा तो आई रहेगा, तो ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी। क्या ये आई इस वी पे निर्भर कर रही है? नहीं, क्योंकि ये करंट जब फ्लो होगी तभी इसमें ड्रॉप होगा, यानी अगर आई नहीं रहे तो वी भी नहीं होगा, अगर आई रहे तो वी होगा, मतलब आई डिपेंड नहीं कर रहा है वी पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर वी प्रोपोर्शनल टू आई देखें तो वी ऑलरेडी हमारा सोर्स है, वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि आई निर्भर कर रहा है कि वी क्या है। अगर वी रहेगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा, तो ये भी रिलेशन गलत हो गया। ठीक है, स्मॉल वी प्रोपोर्शनल टू आई टी, ये सही है, क्योंकि अगर करंट हमारी फ्लो होगी तभी इसमें ड्रॉप होगा, अगर करंट नहीं फ्लो होगी तो इसमें ड्रॉप नहीं होगा। तो वी जो है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है आई पे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हमारे इस सर्किट के लिए सही है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ कट कर देंगे, ये दोनों हमारे सही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सर्किट दिया है तो जो बहने वाली करंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी सीधे जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए हैं। या तो हम लिख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, आई की वजह से, तो यहाँ ये स्मॉल वी प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। और इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में लड़के काफ़ी गलत करके आते हैं। यहाँ आपको देखना है कि वी कौन सा है, ठीक है, उसके अनुसार आपको ट्रिक करना है। अगर कुछ भी ना दिया हो और पूछे, अगर कुछ ना दिया हो, सर्किट नहीं दिया हो और पूछता है कि मतलब ओम का लॉ क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वी प्रोपोर्शनल टू आई वाला ये एक वैल्यू मिलेगा, आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये आई प्रोपोर्शनल टू वी, और इसी का आपको सही करना है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे तरीके से सारे फार्मूले याद हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक नेटवर्क दिया गया है, ठीक है, एक सर्किट दी गई है जिसमें हमारा जो वोल्टेज दिया गया है 100 वोल्ट है। इसमें 2 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका मान 5 और 5 ओम है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें करंट की वैल्यू का ज्ञात करने के लिए और रेजिस्टेंस पहले के एकरास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, रेजिस्टेंस R2 के एकरास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, और इसमें कितना पावर लॉस हो रहा है यानी शक्ति, और इसमें शक्ति, दोनों निकालना है। चलिए, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा, धारा ज्ञात करने के लिए। धारा ज्ञात करने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, तो इसको हमें एक ऐसे परिपथ में बदलना होगा जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस हो, एक वोल्टेज हो, तो हम लोग धारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में ऐसे आगे बदला गया, यहाँ पे जब 2 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन दोनों प्रतिरोध के अलग अलग मान के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आर ए बी बराबर अगर निकालते हैं हम लोग, आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 5, ये मिलके हमारे हो जाएंगे 10 ओम। तो यहाँ आर ए बी बराबर कितना ले सकते हैं हम लोग 10 ओम। तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम है, वोल्टेज ये हो गया, तो हम लोग ओम के नियम के अनुसार क्या लगा सकते हैं भाई, ओम V बराबर क्या होता है I इंटू आर। यहाँ V कितना दिया है 100 वोल्ट, IM को ज्ञात करना है और R का मान कितना दिया है 10 ओम। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा और इधर पूरे में है, जब भाषांतर करेंगे इसको तो 10 भाग में चला जाएगा, तो I बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, अब I जब ज्ञात हो गया, यहाँ I ज्ञात हो गया, ठीक है, I बराबर हम लोग लिख लेते हैं 10 एम्पियर। ठीक है, तो V1 बराबर कितना होगा, V बराबर IR से, यानी यहाँ पे जाने वाली करंट और इस रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा I इंटू R1। I का मान 10 एम्पियर है और यहाँ से R1 का मान कितना है 5 ओम, तो ये हमारा हो जाएगा 50 वोल्ट। ऐसे V2 देख लेते हैं कितना हो जाएगा,
आई इंटू ये करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना जाएगा 10/5 बराबर ये भी 50 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी श्रेणी परिपथ दिया हो और उसमें दिए गए अगर प्रतिरोध बराबर है तो दोनों में जो विभव पतन होगा वोल्टेज बराबर वो क्या होगा इक्वल मान के होंगे, यानी 50 वोल्ट 50 वोल्ट। ऐसे ही जब हम पावर निकालेंगे तो P1 और P2 ये भी दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो फिर निकाल लेते हैं। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, जैसे लिखते हैं हम V इंटू आई, यानी V कहाँ का ये स्मॉल v, क्योंकि इतना ही क्यों देखना इसके क्रॉस स्मॉल v हो जाएगा और इसमें बढ़ने वाली करेंट स्मॉल V1 यहाँ निकाले हैं कितना है 50 वोल्ट और गुणे करंट का मान 10 कितना हो जाएगा 500 वाट, ठीक है। ऐसे P2 बराबर कितना आएगा, ये भी 500 वाट ही आएगा। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग V2 इंटू आई, कितना जाएगा V2 का मान भी 50 वोल्ट है और आई का मान कितना है 10, ये भी जाएगा कितना 500 वाट, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन लगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।